1962 की उस सर्द होती सुबह में दिल्ली के एक शांत से दफ्तर में बैठा एक एनालिस्ट एक नक्शे को बार बार देख रहा था और उसे लग रहा था कि हिमालय के उस पार कुछ बहुत बड़ा चुपचाप बदल रहा है। यह सिर्फ एक नक्शा नहीं था, यह उन रास्तों का जाल था जो तिब्बत की ऊंची पहाड़ियों से होकर भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। और उन रास्तों पर अचानक असामान्य हलचल दिखाई देने लगी थी। दिल्ली में बैठे रॉ के चीन डेस्क के एनालिस्ट्स को पिछले कुछ महीनों से लगातार छोटी छोटी रिपोर्टें मिल रही थीं। कहीं से खबर आती कि तिब्बत में नई सड़क बन रही है, कहीं से सूचना मिलती कि चीनी सेना के ट्रक लगातार पहाड़ी रास्तों से गुजर रहे हैं, और कहीं से यह कि कुछ दूर दराज के इलाकों में सप्लाई डिपो बनाए जा रहे हैं। पहली नजर में यह सब सामान्य लग सकता था, लेकिन जब इन सभी सूचनाओं को एक साथ रखा गया तो तस्वीर कुछ और ही बन रही थी। 1950 के दशक के अंत तक चीन ने तिब्बत पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उसके बाद एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। तिब्बत के अंदर गहरी और चौड़ी सड़कों का निर्माण। बीजिंग के लिए यह सिर्फ विकास नहीं था, यह रणनीति थी। दिल्ली के एनालिस्ट समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इतनी ऊंचाई और इतनी कठिन जमीन पर इतनी तेजी से सड़कें क्यों बनाई जा रही हैं। क्योंकि हिमालय में सड़क का मतलब सिर्फ यात्रा नहीं होता, इसका मतलब होता है सेना की तेज आवाजाही। और तभी एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा था कि तिब्बत के कई इलाकों में चीनी ट्रकों की संख्या अचानक बढ़ गई है। यह ट्रक सिर्फ सामान नहीं ले जा रहे थे, ये सैन्य सप्लाई, ईंधन और भारी उपकरण ले जा रहे थे। कुछ एनालिस्ट्स को लगा कि यह सिर्फ लॉजिस्टिक तैयारी है, लेकिन कुछ लोग इस पैटर्न में खतरा देख रहे थे। उन्होंने नक्शे पर लाल पेंसिल से कई बिंदु चिन्हित किए, सड़कें, सप्लाई डिपो और वे दर्रे जिनसे होकर सेना आसानी से भारतीय सीमा तक पहुंच सकती थी। इन बिंदुओं को जोड़ने पर एक सीधी लाइन बनती थी, एक ऐसी लाइन जो हिमालय की शांति को तोड़ सकती थी। उस समय भारत और चीन के बीच आधिकारिक तौर पर युद्ध की कोई घोषणा नहीं थी। दोनों देशों के बीच हिंदी चीनी भाई भाई का नारा अभी भी हवा में गूंज रहा था, लेकिन जमीन पर कुछ और ही कहानी लिखी जा रही थी। सीमा के पास छोटे छोटे गश्ती टकराव बढ़ने लगे थे। कभी भारतीय पोस्ट के पास चीनी सैनिक दिखाई देते, कभी भारतीय पेट्रोल पार्टी को आगे बढ़ने से रोका जाता। दिल्ली में बैठा एनालिस्ट अपने सामने रखे नक्शे को देखता और सोचता, अगर ये सप्लाई लाइनें सच में युद्ध की तैयारी हैं, तो इसका मतलब है कि चीन ने पहाड़ों में बहुत पहले से अपना खेल शुरू कर दिया है। क्योंकि हिमालय में लड़ाई सिर्फ सैनिकों से नहीं जीती जाती, यहां लड़ाई सप्लाई से जीती जाती है। जिस सेना के पास सड़क होगी, जिसके पास ईंधन, गोला बारूद और खाना समय पर पहुंचेगा, वही सेना टिकेगी। और उस समय चीन की सड़कें तेजी से आगे बढ़ रही थीं, जबकि भारतीय पोस्ट अभी भी कई जगहों पर खच्चरों और पैदल रास्तों पर निर्भर थीं। कुछ रिपोर्टों में यह भी लिखा था कि कई ऊंचे दर्रों के पास अस्थायी सैन्य कैंप बनाए जा रहे हैं। लेकिन इन सूचनाओं को समझना आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ों में हर हलचल का मतलब युद्ध नहीं होता। लेकिन अगर हर संकेत को हल्के में लिया जाए, तो पहाड़ अचानक चुपचाप दुश्मन के लिए रास्ता बन सकते हैं। महीने बीतते गए, तिब्बत में सड़कें होती और चौड़ी होती गईं, ट्रकों की आवाजाही और तेज हो गई, और सीमा के पार सैन्य हलचल धीरे धीरे बढ़ती रही। दिल्ली में बैठे एनालिस्ट्स के पास सवाल ज्यादा थे, जवाब कम। क्या यह सिर्फ सीमा सुरक्षा थी, या कुछ और बड़ा तैयार हो रहा था? और फिर अक्टूबर 1962 की ठंडी सुबह आई। हिमालय की चुप्पी अचानक गोलियों की आवाज से टूट गई। पहाड़ों के कई मोर्चों पर चीनी सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, और कई जगहों पर उनके पास वही बढ़त थी जो महीनों पहले उन सप्लाई लाइनों में दिखाई दे रही थी। सड़कें, ट्रक और दूर पहाड़ों में बनते डिपो अब सिर्फ नक्शे की रेखाएं नहीं रहे थे, वे एक रणनीति बन चुके थे। उस समय दिल्ली में बैठे कई लोगों को शायद पहली बार एहसास हुआ कि कभी कभी युद्ध की शुरुआत गोलियों से नहीं होती, वह बहुत पहले शुरू हो जाता है। जब पहाड़ों में बनती एक सड़क को हम सिर्फ सड़क समझ लेते हैं,